हेलो स्टूडेंट, जय सिया राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आई होप बच्चों आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, ये एनवीएस केवीएस आप लोगों का एचटेट और पीजीटी एग्जाम्स, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जहां कर कहीं भी कॉमर्स आता है और आप लोग प्रोफेशन पेपर देते हैं, वहां पर ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत अच्छे से और बहुत बारी। जैसे ही कॉम्पिटिटिव जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें जिस हिसाब से कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी अकॉर्डिंग मैं ये वीडियोस करवाऊंगी आप लोगों को। और ये कैश फ्लो स्टेटमेंट मैं आप लोगों को 3 पार्ट में करवाने वाली हूँ। ठीक है, 3 पार्ट में ये कॉन्सेप्ट करवाने वाली हूँ क्योंकि ये कंसेप्चुअल वीडियो है। ठीक है, मैं आप लोगों का बेसिक यानी पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगी किसी भी टॉपिक का, जो भी टॉपिक मैं यूट्यूब पे लेकर आऊंगी। और जितने भी मेरे पीजीटी कोर्स वाले बच्चे हैं उनको पीजीटी कोर्स में ये चीजें मिल जाएगी। मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोगों की जल्द ही टॉपिक वाइज फिर से 1 शॉट या 2 शॉट में चीजें कंप्लीट करवाऊंगी दोबारा से। ठीक है, तो कुछ वीडियोस मैंने करवाई हुई है आप लोगों को पहले और ये दोबारा से रिवाइज है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में क्या होगा, 3 वीडियो बनेगी, टोटल 3 वीडियो आएगी। ठीक है, टोटल 3 वीडियो आएगी। ठीक है, फर्स्ट वीडियो आप लोगों का पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर मैं पूरे कॉन्सेप्ट करवा दूंगी आप लोगों के कैश फ्लो स्टेटमेंट। जितने भी एमसीक्यू आप लोगों के आए हैं पीवाईक्यू में या प्रीवियस ईयर पेपर में, और थोड़े खुद से एमसीक्यू जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो सारे आप लोगों के पार्ट 3 यानी आप लोगों का एमसीक्यू का होगा। इस हिसाब से आपके 3 वीडियो में कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसके बाहर ना तो कोई कॉन्सेप्ट जाएगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का उठ गया। जैसे भी आप लोगों का कैश फ्लो स्टेटमेंट से जितने भी एमसीक्यू बनते हैं, चाहे आप लोगों के एस्टेट का एग्जाम हो, चाहे आप लोगों का कोई भी एग्जाम हो, केवीएस, एनवीएस, आप लोगों का एचपीएससी पीजीटी, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स, ठीक है, नेट एग्जाम, जहां पर भी जितने भी क्वेश्चन है आप लोगों के कवर मतलब हो जाएंगे। इसके बाहर इस पे कॉन्सेप्ट पे आप लोग क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट के लिए बहुत सारी वीडियो देखते हैं, बिल्कुल नहीं। इन 2 वीडियो में मैं पूरी आप लोगों को कैश फ्लो का जहां जहां से भी क्वेश्चन बनते हैं वो पूरे कॉन्सेप्ट वाइज पूरा कंप्लीट करवा दूंगी। इसके बाद कैश फ्लो में कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये वीडियोस अब ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ये पूरी ये पार्ट फर्स्ट आप लोगों का यूट्यूब पे फ्री रहेगा, पार्ट फर्स्ट। ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड भी मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट आप लोगों का पूरा यूट्यूब पे फ्री कर दूंगी, पूरा टॉपिक, ताकि जो भी बच्चा होगा वो क्लियर कर पाए। ठीक है, उसके बाद जितने भी टॉपिक्स पे 1 शॉट बनेंगी वो सारी मतलब उसमें से कुछ एक आधे टॉपिक्स अगर मुझे लगे तो मैं यूट्यूब पे फ्री कर दूंगी, बाकी जो मेरे कोर्स वाले बच्चे हैं उनके लिए। ठीक है, तो लेकिन एमसीक्यू वीडियोस आप लोगों को करवाई जाएगी। ठीक है, आप शुरू करते हैं। बिकॉज बेटा आप लोगों का एनवीएस का एग्जाम है, मतलब एनवीएस के फॉर्म आने वाले हैं, तो उस हिसाब से भी, और एचटेट का भी पेपर सितंबर में होगा आप लोगों को पता है, तो उन बच्चों के लिए भी यूजफुल रहेगी। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि मैम नोट्स ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में है। देखो, अगर आप एचटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, या फिर किसी भी पीजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, पीजीटी एग्जाम्स की, यानी जैसे आप लोगों का एनवीएस केवीएस ये वाले एग्जाम्स की, तो मेरी बुक है मार्केट में पीजीटी कॉमर्स के नाम से, निशु यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर निशु यादव, पीजीटी कॉमर्स, एस्टेट पीजीटी कॉमर्स के नाम से। एस्टेट के जो सिलेबस है उसको टारगेट किया गया है, बट ऑलमोस्ट सिलेबस सेम ही है, कोई एक आधा टॉपिक ज्यादा ही है, कम नहीं है पीजीटी वाले सिलेबस से। ठीक है, तो आप लोग ये बुक मेरी इंग्लिश और हिंदी में दोनों में है, और आप लोगों को हर जगह अवेलेबल मिल जाएगी, चाहिए अमेजोन से ऑर्डर कर लो, फ्लिपकार्ट में ऑर्डर कर लो, ठीक है, नोशन प्रेस से ऑर्डर कर लो, आप तीनों वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। तो आप लोग अगर नोट्स के चक्कर में जैसे मान लो प्रिंट आउट लेना पड़ेगा ऐसे, तो आप लोग समझ यहाँ से लीजिए, बुक को मंगा लीजिए, और फिर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है वो। जब आप अमेजोन पे जाते हैं, क्योंकि वो एक लैंग्वेज उठाता है तो इंग्लिश में दिखाएगा, बट वो बहुत लैंग्वेज है, बाइलिंगुअल बुक है वो। एस्टेट के लिए, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जहाँ कॉमर्स है उसके लिए यूजफुल है वो बुक। ठीक है, तो आप जा सकते हैं। अब है जिसको नहीं चाहिए, जिसको सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट देखने हैं, देखो वीडियो को, सुनो, कॉन्सेप्ट समझो और फिर एमसीक्यू लगाओ। ठीक है, अब ये डिसीजन आपका है कि आपको करना क्या है। ठीक है, मैं शुरू करती हूँ मेरा आज का कॉन्सेप्ट। देखो बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट, सबसे पहले वर्ड से ही शुरू करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट यानी कैश फ्लो यानी कैश का फ्लो हो रहा है,
कैश फ्लो मतलब कैश इन और आउट हो रहा है, उससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट बनेगी उसे ही बोला जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट है, कई बार अकाउंट लिख दिया जाता है, तो आप लोगों को याद रखना है कैश फ्लो अकाउंट नहीं है बल्कि एक स्टेटमेंट है, राइट। अब कैश फ्लो, ठीक है, कैश फ्लो क्या है, मीनिंग ऑफ कैश फ्लो एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो क्या है भाई, इनफ्लो है, यानी या तो इनफ्लो है यानी पैसा आया है हमारे बिजनेस में कहीं से, ठीक है, या फिर आउटफ्लो है यानी हमने कहीं पेमेंट करी है, ठीक है। कैश फ्लो इज अ इनफ्लो एंड आउटफ्लो, यानी या तो रिसिप्ट है या पेमेंट है ऑफ कैश, या तो कैश की या कैश और कैश इक्विवेलेंट की। कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या चीज आती है, या तो कैश आ रहा है या कैश जा रहा है, या कैश से रिलेटेड जो चीजें होती है यानी कैश इक्विवेलेंट। इसी के नाम में इसका मतलब छुपा है, यानी कैश इक्विवेलेंट यानी कैश के जैसा, कैश के इक्वल, राइट। जैसे हम लोग आजकल कहीं भी बाजार जाते हैं तो हम लोग कैश नहीं लेके जाते तो भी हम प्रॉब्लम में नहीं आते, क्यों, क्योंकि हमारे पास फोन है, उसमें हमारे पास ऐप है, गूगल पे है, पेटीएम है, तो वहां से हम कर सकते हैं कि कैश इक्विवेलेंट चीजें हैं हमारे पास। तो कैश इक्वल किसके ही माना जाता है बेटा, कैश, कैश को, बैंक बैलेंस को, मार्केटेबल सिक्योरिटीज को कैश इक्विवेलेंट के कैश इक्विवेलेंट माना जाता है। जितनी भी आप लोगों की करंट इन्वेस्टमेंट होती है वो भी मार्केटेबल सिक्योरिटीज में ही क्या होती है, ठीक है, जो भी मार्केटेबल सिक्योरिटीज में ही इंक्लूड होती है, ठीक है। आप लोगों को याद रहेगी ये सारी चीजें, मेरे हिसाब से आप लोगों को याद रहेगी, ठीक है। और इसका एक महत्वपूर्ण बात जो आप लोगों को याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो चीज याद रखनी है, इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिवाइज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है, राइट। आप लोगों को याद रखनी है, वैसे तो आगे भी है, ठीक है। Cash flow statement is a inflow and outflow of cash and cash equivalent during the accounting period. इनफ्लो क्या होता है, जब ट्रांजेक्शन इंक्रीज करता है। इनफ्लो का क्या मतलब होता है, इनफ्लो का मतलब होता है भाई जब कैश और कैश इक्विवेलेंट इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, कैश और कैश इक्विवेलेंट इंक्रीज हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इनफ्लो। आउटफ्लो का क्या मतलब है बच्चों, आउटफ्लो का मतलब है जब कैश और कैश इक्विवेलेंट डिक्रीज हो रहे हैं, यानी हमारा पैसा जा रहा है कहीं बाहर, ठीक है, यानी बाहर यानी बिजनेस से बाहर हमने कुछ परचेज किया तो पैसा दे रहे हैं, चीज ले रहे हैं, राइट। फिर है हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है कैश फ्लो का, वो 3rd है, ठीक है। मैं इसमें थ्योरी और प्लस आप लोगों के न्यूमेरिकल्स एस्पेक्ट पूरे कवर करवाऊंगी। चाहे आप लोगों को कॉम्पिटेटिव एग्जाम में थ्योरी पूछी जाती है चाहे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, वो पूरा कवर करवाया जाएगा, राइट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है। फिर है इसके अंदर 3 हेड्स होते हैं, बेसिकली आप लोगों की 3 एक्टिविटीज होती है इसके अंदर, ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। अब आप लोगों से एक बहुत अच्छी चीज मैंने बोला है, बहुत अच्छा पॉइंट बोला है, चलो मैं आगे एक बार कंक्लूड करूंगी तब बता दूंगी, राइट। 3 एक्टिविटीज कौन सी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आया है, ठीक है। जो बिल्कुल बच्चा पहली बार पढ़ रहा है ना उसको भी समझ आएगा, इतना बेसिक से करवाऊंगी मैं, ठीक है। अब है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में बेटा क्या है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या मानी जाती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या क्या चीजें आती है, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एक मतलब प्रिंसिपल रेवेन्यू एक रिलेटेड होता है, एक्टिविटीज रिलेटेड टू कोर और प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज। कहता है प्रिंसिपल रेवेन्यू यानी रूटीन का, मान लो कोई फर्नीचर का बिजनेस है किसी का, तो उसके लिए फर्नीचर परचेज करना जैसा क्या होता था, उसके लिए आम बात है, नॉर्मल बात है, उसके लिए फर्नीचर गुड्स माना जाता था, जैसे आप जनरल एंट्री में पढ़ते थे, है ना। ऐसे ही जब अगर कोई नॉन फाइनेंशियल कंपनी है उसके लिए जो रूटीन की चीजें होगी, यानी वो कुछ ना कुछ सेल परचेज कर रही होगी, तो उसके लिए जो रूटीन का काम होंगे ना वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आ जाएंगे, राइट, यानी उसके कोर और प्रिंसिपल रेवेन्यू है। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब कैश इनफ्लो, अब इसमें देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम क्या पढ़ेंगे, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो, ठीक है। हम पूरे जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो ही पढ़ते हैं, अब चाहे वो हर किसी भी एक्टिविटी का हो, ठीक है। ऑपरेटिंग का कैश इनफ्लो पढ़ेंगे, कैश आउटफ्लो पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ से जा रहा है, तो आता कहाँ से है, जब हम कोई कैश सेल करते हैं, मान लो कैश सेल किया, ठीक है, यानी आप लोगों के पास स्टेशनरी की दुकान है, आपने सेल करी नोटबुक, तो आपके लिए कैश सेल हो गई। अगर आपकी डेटर ने पैसा दिया है तो ठीक है, आपने किसी सामान बेचा वो आपका डेटर बन गया,
तो आपने उससे उससे पैसा लिया, अगर यानी डेटर से पैसा आया तो भी वो इनफ्लो हो गया, है ना। फिर उसके बाद है एज अ कमीशन रॉयल्टी, आपको कहीं से रॉयल्टी और कमीशन प्राप्त हुआ है, तो वो भी आप लोगों के लिए ऑपरेटिंग इनफ्लो हो गया, राइट। फिर उसके बाद है बच्चों कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो क्या है बेटा, पैसा हमारा जा रहा है, यानी कैश परचेज, हमने जब परचेज करी है, कैश परचेज करी है, डेट इज कॉल्ड कैश परचेज। पेमेंट टू क्रेडिटर, जब हमने पेमेंट करी है क्रेडिटर से तो भी पैसा गया है हमारा, है ना। पेमेंट टू वेजेस, यानी हमने अपने एम्प्लॉयज है उनको सैलरी दी है, उनको वेजेस दी है, तो भी हमारा पैसा गया है। तो ये क्या हो गया, ऑपरेटिंग का पार्ट हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। फिर उसके बाद है आप लोगों का क्या, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब कैश फ्लो यानी कैश फ्लो में दो चीज आ गई, जैसे मैंने ऊपर बताया था, एक तो कैश इनफ्लो और एक आ गया कैश आउटफ्लो, ठीक है। आप लोगों ने आज तक भी अगर कभी भी आप लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट समझ नहीं आया ना, आज के बाद कभी आप लोगों को ये टॉपिक हार्ड नहीं लगेगा अगर आप इस वीडियो में बने रहते हैं और सुनते हैं तो, ठीक है। देखो कैश फ्लो मतलब कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो और आउटफ्लो। अब ये कहता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वो होती है जिसमें सेल और परचेज होता है, किसका, लॉन्ग टर्म फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। यानी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहती है कि ऐसी एक्टिविटी जो रिलेट करता है सेल एंड परचेज से, लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट से। तो इनफ्लो क्या हो जाएगा, भाई पैसा आ रहा है हमारे पास तो हम सेल करेंगे, यानी हमने सेल कर दी किसकी, फिक्स एसेट्स की और इन्वेस्टमेंट की, तो हमारे पास पैसा आ रहा है, ठीक है, हमारे पास पैसा आ रहा है। फिर इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव, हमने इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव करा तो भी पैसा आ रहा है, ठीक है। आपको कोई भी चीज रटनी नहीं है, सारी चीज समझते जानी है, आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा। अगर आप रटेंगे ना तो हार्ड हो जाएगा, ठीक है। कैश आउटफ्लो मतलब पैसा जा रहा है, यानी आउटफ्लो, यानी हमने क्या करी है, परचेज करी है, क्या, बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी और इन्वेस्टमेंट। अगर हम कोई चीज परचेज करते हैं तो चीज तो आती है लेकिन पैसे जाते हैं, राइट। तो ये आप लोगों के लिए आउटफ्लो हो गए, क्योंकि हमें तो कैश देखना है ना, तो हमारा क्या हो रहा है, कैश तो बाहर जा रहा है ना, तो ये आउटफ्लो हो गया। फिर है आप लोगों का कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटी, फिनेंसिंग एक्टिविटी बेटा किससे रिलेट करती है, जो आप लोगों के लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं ना, जो लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं जो चेंज करता है, चेंज इन साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ओनर्स कैपिटल एंड बोरोइंग, ठीक है। जो चेंज इन साइज करता है ओनर्स कैपिटल और चेंज इन साइज करता है किसमें, ओनर्स कैपिटल और बोरोइंग में, ठीक है। साइज एंड कंपोजिशन ओनर्स कैपिटल एंड बोरोइंग में, ठीक है, चेंज करता है। ऐसे ही अब इसमें भी दो चीज हो जाएगी, क्या, इनफ्लो और आउटफ्लो, इनफ्लो और आउटफ्लो, ठीक है। अब इनफ्लो कब होगा, जब हम शेयर इशू करेंगे तो हमारे पास पैसे आएंगे। तो प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, हमने शेयर इशू करे यानी हमने शेयर बेचे, तो क्या हुआ, पैसे आए, शेयर गए। डिबेंचर करे, डिबेंचर इशू करे तो हमारे पास पैसे आए। फिर है प्रोसीड फ्रॉम, अगर हमने लोन लिया तो हमारे पास पैसे आए ना, तो ये भी इनफ्लो का पार्ट हो गया। कैश आउटफ्लो कब कब होगा, जब हमने किसी को लोन दिया, राइट। फिर उसके बाद यदि यदि हम अपने मतलब शेयर्स को दोबारा से रिडीम करते हैं, डिबेंचर को रिडीम करते हैं, बायबैक करते हैं इक्विटी शेयर का, तो क्या हो जाता है, हमारा आउटफ्लो हो जाता है। यानी दोबारा से बाय कर रहे हैं, बैक बाय कर रहे हैं, तो बाय करते हैं तो क्या पैसा जाता है, चीज आती है, तो आउटफ्लो हो गया ये भी। पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, जब हम पेमेंट ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट करते हैं ना, तो क्या हो गया, हमारा फिनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट हो गया, राइट। आप लोगों को समझ आई यहां तक बात। अब है इस स्लाइड में अभी तक जो हमने पढ़ा उसको क्या करेंगे, हम समराइज करेंगे। क्या करेंगे भाई, हम समराइज करेंगे। देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंने क्या बोला बच्चों, कैश फ्लो स्टेटमेंट कुछ नहीं है, क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में फ्लो होता है किसका, कैश का, या तो कैश आता है या कैश जाता है, या तो इनफ्लो होता है या आउटफ्लो होता है, ठीक है। अब मैंने बोला क्या, क्या बोला, जब किसका, कैश और कैश इक्विवेलेंट का, जब भी कोई कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होगा ना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होगा ना, मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन होगी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, तो वहां पर नो फ्लो होगा, नो फ्लो, बस ये बात याद रखनी है बच्चों। कैश और कैश इक्विवेलेंट होगा यानी एक पॉकेट से पैसा निकाल कर हमने इधर डाल दिया, यानी आपके पास सपोज करो आपके घर पे आपके पास 5000 रुपीज रखे हैं, वो उठा के अपने बैंक अकाउंट में जमा कर दिए, यहाँ बैंक अकाउंट था आपका एसबीआई में, वहां जमा कर दिए। तो क्या आपने कभी अपनी मम्मी को कहा है आज मेरे पास 5000 रुपए आए, नहीं कहा होगा, क्यों, जो आपके पास पैसे थे ना वही जमा किए हैं आपने, ना तो इनफ्लो हुआ है ना आउटफ्लो। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में नो फ्लो होता है, कोई भी फ्लो नहीं होता है, आपको याद रखनी है ये बात।
अब इनफ्लो होता है तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी पैसे आते हैं तो आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब आउटफ्लो होता है तो आप लोगों का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी डिक्रीज हो जाएगा। इतनी बात याद हो गई हमारे याद। अब मैम ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, काउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है, थर्ड है, ठीक है, ये भी बात याद हो गई हमें। अब कैश और कैश इक्विवेलेंट में मैम आपने ये तो बता दी, कैश और कैश इक्विवेलेंट होता क्या है, नो फ्लो होता है तब। तो कैश और कैश इक्विवेलेंट में चीजें क्या क्या इंक्लूड होती है मैम, ये तो पता ही नहीं है हमें, तो मैंने बोला लो जी मैं बता देती हूँ, आप लोग लिख लीजिए। क्या, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों का होता है कैश एट बैंक, ठीक है, कैश एट बैंक। फिर उसके बाद आप लोगों का होता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ठीक है, करंट इन्वेस्टमेंट, यानी करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट, या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, है ना। और दूसरा फोर्थ हो जाएगा आप लोगों का ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ठीक है, मार्केट एबल सिक्योरिटीज, ठीक है। आई होप समझ आया होगा, समझ आया। मैंने पूरा अभी तक जो पढ़ाया उसको क्या कर दिया, समराइज कर दिया, ताकि मेरे बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। अब वैसे तो कैश फ्लो निकालने के कितने मेथड है, वैसे तो दो मेथड है हमारे, एक तो डायरेक्ट मेथड है और एक इनडायरेक्ट मेथड है। एक तो डायरेक्ट मेथड है और एक कौन सा है बेटा, इनडायरेक्ट मेथड। बट हम लोगों से ऐसा कुछ नहीं बोला जाता कि डायरेक्ट मेथड से करो या इनडायरेक्ट से। तो जो 12th लेवल होता है उस पर हम इनडायरेक्ट पढ़ते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी हमारा वही मेथड ज्यादातर पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि हम पीजीटी लेवल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और डायरेक्ट मेथड इतना यूजफुल होता भी नहीं है, तो आप लोग इनडायरेक्ट मेथड को ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मान लेंगे, ठीक है। अब यानी मेथड तो दो होते हैं, आप लोगों से पूछे जाए कैश फ्लो निकालने के कितने मेथड, तो कितने मेथड बेटा, दो मेथड, कौन कौन सा, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में कितनी तरह की एक्टिविटीज होती है, बताओ कितनी तरह की एक्टिविटीज होती है मैम, 3 तरह की एक्टिविटीज होती है ना। भाई मैंने बोला मेथड कितने होते हैं, तो दो मेथड होते हैं, बच्चे यहाँ पे 3 कर देते हैं, इसलिए बोल रही हूँ, लिखवा देती हूँ। एक तो डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड, याद रखना। फिर एक्टिविटीज कौन सी होती है, 3 तरह की एक्टिविटीज, कौन कौन सी, अभी तो बताया बेवकूफो, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और कौन सी हो गई भाई, फिनेंसिंग। ऑपरेटिंग यानी प्रिंसिपल वर्क, कोर वर्क, जो रूटीन का काम है वो सारी एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और फिनेंसिंग मतलब साइज और कंपोजिशन में चेंज हो ओनर्स की इक्विटी एंड बोरोइंग्स में, राइट। आई होप समझ आया होगा, चले आगे। हाँ जी मैम चलिए। अब मैं आप लोगों को कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स लिखवा देती हूँ, वैसे तो लिखी हुई होगी, एक मिनट, नहीं ऑब्जेक्टिव्स आ गए तो ट्रांजेक्शन्स नहीं लिखी हुई है, मैं आप लोगों को नोट करवा देती हूँ, नोट कर लीजिए। देखो कुछ ऐसी एक्टिविटीज आप लोगों को नोट करवा देती हूँ जिस पर जो आप लोगों के मतलब जिसमें आप लोगों का इनफ्लो और आउटफ्लो कुछ भी नहीं माना जाता, वहां पर नो फ्लो होता है। मैंने कौन सी चीज बताई थी, मार्क, ये जितने भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वाली चीजें होती हैं वो, ठीक है। मैंने कैश एट बैंक, कैश एट हैंड, ठीक है। और आप लोगों का एक और बताया, वो क्या बताया बच्चों, वो क्या बताया बताओ, मैंने मेरे को एक और चीज बताई ना मैंने, क्या बताया आपको, मार्केटेबल सिक्योरिटी और करंट इन्वेस्टमेंट्स। अब बहुत सारे बच्चों को ना कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए मैं ये कुछ चीजें लिखवा देती हूँ जहां पर नो फ्लो होगा, ठीक है, जहां पर नो फ्लो होगा, यानी नो इम्पैक्ट ऑन कैश फ्लो या फिर नो फ्लो, ठीक है, नो फ्लो लिख लो, नो फ्लो, ठीक है, या फिर नो इम्पैक्ट ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट, ठीक है। अब देखो भाई कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा सा कलर ले लेते हैं। पहला लिखो, देखो बेटा, पहला है राइटिंग, राइटिंग ऑफ बैड डेट्स, बैड डेट्स अगेंस्ट प्रोविजन
4 doubtful debts। सेकंड लिखो भाई, इशू ऑफ बोनस शेयर्स। थर्ड लिखो भाई, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू जर्नल रिजर्व। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स होती है वो कैश फ्लो होता ही नहीं है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। आप लोग ये समझ लीजिए, आप लोगों की मोस्ट प्रोबेब है कि यहां तक के चीजों में ही क्वेश्चन आ जाएगा आप लोगों का। ठीक है, फिर इसी वजह से मैं ये चीजें डिटेल में लिखवा रही हूँ आप लोगों का। परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज फॉर कैश। ठीक है, फिर है आप लोगों का सिक्स्थ, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। ठीक है, या कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। ठीक है, ये सारी ऐसी है जहां पर कोई भी ट्रांजेक्शन दिखी आप लोगों का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, क्या होगा मेरे बच्चों? नो फ्लो, नो इम्पैक्ट। यानी आप लोग पूछे कि कैश फ्लो पे क्या इम्पैक्ट हुआ, तो आप बोलोगे नो फ्लो। ये सारी ट्रांजेक्शन हुई तो नो फ्लो। बेटा बेशक से वीडियो लंबी हो जाए, बेशक से धीरे करवा रही हूँ, लेकिन इन चीजों को नोट कर लेना माय डियर। आज की बाद आप लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट दोबारा कभी नहीं पढ़ने पड़ेगी, इट्स माय प्रॉमिस। जो भी 2-3 पार्ट करवाए जाएंगे उससे बाहर आप लोगों के कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन नहीं बनेंगे, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हो। ठीक है, बहुत अच्छे से, चाहे बेशक से देर से करवा रही हूँ कुछ टॉपिक्स, बट बहुत इतने अच्छे से करवा दूंगी कि आप लोग कभी भी इन टॉपिक्स को नहीं भूलेंगे। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जा रहे हो, HSSC हो गया, एस्टेट हो गया, KVS, NVS, PGT, जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे आप बेशक से CUET के लिए जा रहे हो, ठीक है, आप किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हो, वहां पर ये वीडियो यूजफुल रहेगी। ठीक है, अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं मैं, एक क्वेश्चन पूछूं क्या, या आगे करवाऊं, बताओ? कुछ क्वेश्चन पूछूं मैं? अभी तक मैंने आप लोगों से मतलब शॉर्ट चीजें बता दी है कि बेटा इसमें ये करना है, इसमें ये चीज करनी है, इसमें ये चीज करनी है, राइट? तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं क्या मैं? पूछूं? चलो पूछती हूँ, एक एक कोई छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछती हूँ। ठीक है, ये रब कर लो एक बारी, हमें फिर से बोर्ड चाहिएगा, है ना? रब कर लेते हैं इसको। देखो, आप ना अभी तक जो पढ़ा ना, उससे रिलेटेड मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आप उसका आंसर करना कि कौन सी एक्टिविटीज में आएंगे ये। ठीक है, आप कौन से एक्टिविटीज में आएंगे, ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है। और अच्छे से देखो, मैं ये कहती हूँ एक टॉपिक पे ना अगर आपका एक दिन भी लगे ना, मतलब अच्छे से कॉन्सेप्ट को पढ़ लो, फिर उसके बाद उसके सारे क्वेश्चन लगाओ। अगर आपके हो रहे हैं तो इट मीन्स आपका वो कॉन्सेप्ट चमक गया, अगर नहीं हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ लैग कर गए आप, है ना? तो ये कॉन्सेप्ट को मैं इस तरीके से करवा दूंगी कि दोबारा आप लोगों को कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ये चीज नहीं पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, देखो, पेन चेंज करें थोड़ा, कर लेते हैं। देखो, मैंने बोला मैं कुछ ट्रांजेक्शन्स दे रही हूँ, कुछ ट्रांजेक्शन्स बता रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, इसमें मुझे बताओ ये ऑपरेटिंग है, ये इन्वेस्टिंग है, ये फिनेंसिंग है? ठीक है, बताओ मुझे। परचेज ऑफ शेयर फॉर ट्रेडिंग, परचेज ऑफ शेयर्स फॉर ट्रेडिंग। ठीक है, फिर सेकंड है आप लोगों का परचेज
ऑफ शेयर्स एज इन्वेस्टमेंट। फिर है आप लोगों का एक और, इश्यू ऑफ डिबेंचर, इश्यू ऑफ डिबेंचर। और एक और ले लो, परचेज ऑफ शेयर एंड डिबेंचर ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स। इनका आप लोगों को आंसर बताना है। जैसा मैंने बताया कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कौन सी है, और फिनेंसिंग एक्टिविटी कौन सी है, और आप लोगों का आउटफ्लो, वो सॉरी आउटफ्लो यानी नो फ्लो, सॉरी आउटफ्लो बोल रही हूँ, यानी नो फ्लो, यानी कोई भी किसी तरह की एक्टिविटी नहीं है, वो कौन सा है। ठीक है, आप लोगों को ये चीज बताना है। ठीक है, देखो बेटा, आप लोगों को मैं यही बोलूंगी कि एक बार चीजें करो, इतने अच्छे से कर लो कि दोबारा आप लोगों को वो चीज करनी ना पड़े कभी भी। ठीक है, मैं तो आपको यही बोलूंगी, बट आप लोग करोगे तो अपने मन की ना, है ना। तो आप लोगों को क्या याद रखना है, देखो, परचेज ऑफ शेयर फॉर, आई होप आप लोगों ने अपने अपना आंसर सोच लिया होगा। ठीक है, सोच लिया ना। परचेज ऑफ शेयर फॉर ट्रेडिंग, यानी ट्रेडिंग के लिए कोई शेयर खरीद रहा है, उसका रूटीन का काम हो गया, तो यानी ये रूटीन का काम है, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, परचेज ऑफ शेयर एज ए इन्वेस्टमेंट, कोई कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद रही है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ये इन्वेस्टमेंट साफ साफ लिख रहा है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई। और इशू ऑफ डिबेंचर, कोई बंदा इशू ऑफ डिबेंचर कर रहा है, यानी डिबेंचर खरीद रहा है, कोई इशू कर रहा है, सॉरी बेच रहा है डिबेंचर, तो क्या कर रहा है, इशू कर रहा है ना डिबेंचर, तो ये कौन सी एक्टिविटी होगी, आप लोगों को पता है, फिनेंसिंग एक्टिविटी, है ना। अब परचेज ऑफ शेयर एंड डेप्ट, यानी डिबेंचर ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, कस्टमर के बिहाफ पर कोई शेयर खरीद रहा है और डिबेंचर खरीद रहा है, तो इसमें कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि ये तो बिहाफ ऑफ कस्टमर हुआ है ना, वो खुद से थोड़ी खरीद रही है कोई भी कंपनी। ठीक है, आई होप समझ आया है। यहां से कुछ क्वेश्चन आप लोगों के कैश इक्विवेलेंट से, और यहां से क्वेश्चन आप लोगों के बनते आए हैं और बनेंगे, हमेशा बनेंगे यहाँ से क्वेश्चन। शर्त ये है कि आप लोगों को अच्छे से इन टॉपिक्स को समझ लेना है और कर लेना है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है ना, अच्छे से कर लोगे ना आप लोग, बहुत अच्छे से कर लोगे, बताओ कर लोगे। कुछ टॉपिक्स और दूं मैं, कुछ चीजें और दूं क्या, देखो, एक एक जो आप लोगों का टॉपिक है ना वो और करा देती हूँ इसी वीडियो में, या आगे एक बार ही पढ़ ले थोड़ा और। चलो एक बार ना इसके ऑब्जेक्टिव करवा देती हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को और एक और न्यूमेरिकल करवाऊंगी, राइट। एक और जो आप लोगों के पेपर में ही आते हैं जैसे क्वेश्चन, वैसा ही करवाऊंगी। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है बेटा, ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, मतलब ऑब्जेक्टिव यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया क्यों गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, बनाया क्यों गया। आप लोगों को पता है, आप लोगों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है आप लोगों का कैश फ्लो स्टेटमेंट, है ना, पता होता है, पता है ना ये बात। ये भी चीज मैं आगे लिखवाऊंगी, आगे कराऊंगी, टेंशन नोट, इस वीडियो के बाद आप लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट कभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्यों 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 बनवा रहे हैं, सबसे पहले हम डिटरमाइन कर लेते हैं कि अपना जो हमारा कैश है और कैश इक्विवेलेंट है वो कौन सी इन्वेस्टिंग यानी कौन सी एक्टिविटीज के तहत आ रहा है, जा रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, ऑपरेटिंग के तहत, इन्वेस्टिंग के तहत, फाइनेंसिंग के तहत। फिर उसके बाद कि भाई टू डिटरमाइन एप्लीकेशन ऑफ कैश इक्विवेलेंट, एप्लीकेशन को डिटरमाइन करने के लिए भी भाई इन एक्टिविटीज में कितने पैसे लग रहे हैं, यानी किससे कितना आ रहा है, ठीक है, सोर्सेज, एप्लीकेशन किसमें कितना पैसा लग रहा है हमारा। फिर है नेट चेंज, यानी हम नेट चेंज देखते हैं, कैश इनफ्लो यानी कितना आ रहा है और कितना जा रहा है, टोटल उन दोनों में कितना अंतर है वो देखते हैं हम। ठीक है, और इसी के हिसाब से जो हमारे जो टू बैलेंस शीट डेट्स है ना उनके बीच में, यानी टू बैलेंस शीट है, विद इन टू बैलेंस शीट के बीच में हम लोग कितना कैश फ्लो और इनफ्लो का, यानी कितना इनफ्लो और आउटफ्लो का अंतर है, वो चीज भी हमारा इस हिसाब से पता चलता है। यानी इस स्लाइड का कंक्लूजन मैं आपको बताऊं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इसलिए बनाया जाता है कि कितना सोर्स यानी कितने पैसे हमारे ऑपरेटिंग से आ रहे हैं, इन्वेस्टिंग से आ रहे हैं और फाइनेंसिंग से आ रहे हैं, और कितने पैसे हमारे ऑपरेटिंग में लग रहे हैं, इन्वेस्टिंग में लग रहे हैं, फाइनेंसिंग में लग रहे हैं। थर्ड पॉइंट है कि इसके हिसाब से हमें टू बैलेंस शीट के बीच में, यानी पिछले साल कितना किससे पैसा आया था और कितना किसमें गया था, और पिछले साल से कितना ज्यादा है और कितना कम है, ये चीज का पता चल जाता है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट से। आई होप आप लोगों को यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगी चीजें। देखो मैं बिल्कुल बेसिक से करा रही हूँ, चीजों में टाइम तो लगेगा ही, लेकिन मैंने बोला आप लोगों को इस टॉपिक को दोबारा पढ़ने की नीड कभी नहीं होगी, इट्स माई प्रॉमिस टू यू, राइट।
ये 44 पेजेस के आप लोगों के स्पेशली कैश फ्लो स्टेटमेंट के नोट्स बनाए गए हैं और आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये मेरी बुक का ही रेफरेंस लिया गया है, मेरी बुक का मेरे ही नोट्स हैं ये। तो आप लोग अगर इसको हिंदी मीडियम में चाहते हैं तो बिल्कुल आप मेरी बुक को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस और यूजेस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज हेल्पफुल फॉर फॉलोइंग रीजन। ये आप लोग एक बार थोड़ा सा पढ़ लेंगे। टू फैसिलिटेट शॉर्ट टर्म प्लानिंग, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। एसेस लिक्विडिटी और सोल्वेंसी को बताता है कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम, ठीक है। टू मैनेज कैश एफिशिएंसी को मैनेज करता है। कंपैरेटिव स्टडी, यानी 2 ईयर की जो बैलेंस शीट है उनको कंपैरिजन करके हम स्टडी कर सकते हैं। अब है एक और न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग आज, ठीक है। एक और चीज देती हूँ, एक और क्वेश्चन देती हूँ, ये थोड़ा सा टिपिकल देने वाली हूँ मैं आप लोगों को। आप लोगों को कुछ एक्टिविटीज दे रही हूँ, आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी एक्टिविटी है ये, ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, फिनेंसिंग है। और दोनों फर्म्स के हिसाब से, फिनेंसिंग यानी एक फिनेंसिंग फर्म है तो क्या होगा, फिनेंसिंग कंपनी है तो, और नॉन फिनेंसिंग कंपनी है तो, ठीक है, नॉन फिनेंसिंग कंपनी है तो, ठीक है। इस दोनों के हिसाब से, क्योंकि पेपर में ऐसे भी आप लोग कंफ्यूज होते हो। मैंने क्या प्रॉमिस किया आप लोगों को, आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। पहला है आप लोगों का, पहला है आप लोगों के पहली ट्रांजेक्शन है, लिखिए आप लोग। देखो चीजों को ना अच्छे से डेप्थ में करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। अगर वीडियो लंबी हो जाए तो आप लोग इस चीज को समझना। जो मेरे पीजीटी कोर्स वाले बच्चे हैं ना, जिनको थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, उनको ना आप इस तरीके से करवा दूंगी कि आप अपने कॉम्पिटिटर से काफी आगे चले जाएंगे, क्योंकि आप बेसिक से कर लेंगे बहुत सारी चीजें, है ना। और अगर आप लोगों ने कर भी रखा है ना, तो ये वीडियोस देखेंगे, रिवीजन हो जाएगा बहुत तगड़ी तरीके से, ठीक है। देखो बेटा, फिनेंसिंग और नॉन फिनेंसिंग उसके हिसाब से आप लोगों को बतानी है कि कौन सी आप लोगों की क्या बोलते हैं, कौन सी एक्टिविटीज है, ठीक है, क्या है। देखो सबसे पहला है कैश प्रोसीड, कैश प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। सेकंड आपको बताना है कैश पेड फॉर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। थर्ड है आपको बताना है डिवेंचर परचेज्ड, रीपेमेंट 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 ऑफ लोन टेकन, ठीक है। फिर आपको बताना है डिवेंचर परचेज्ड, डिवेंचर परचेज्ड। और फिफ्थ आपको बताना है लोन एडवांस। ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। दोनों उसके हिसाब से, किसके, यानी फिनेंशिंग फर्म इसको क्या मानेगी और नॉन फिनेंशिंग फर्म क्या मानेगी, ठीक है। आप लोगों को बहुत अच्छे से बताना है ये चीज, ओके। बताओ आप मुझे। सबसे पहले आप लोग बताओगे नॉन फिनेंसिंग कंपनी के हिसाब से, सॉरी फिनेंसिंग कंपनी के हिसाब से, फिर नॉन फिनेंसिंग कंपनी के हिसाब से, ठीक है। पहले आप बताओगे फिनेंसिंग कंपनी के हिसाब से और फिर बताओगे आप नॉन फिनेंसिंग कंपनी के हिसाब से, ठीक है। बताओ जल्दी, मैं भी पानी पी लेती हूँ, आप लोग भी पी लो थोड़ा। देखो भाई, देखो जो कैश, आंसर करते हैं, कैश प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड परचेज। पहले हम करेंगे फिनेंसिंग कंपनी के हिसाब से, ठीक है भाई। कोई भी फिनेंसिंग कंपनी है, अगर वो
कैश प्रोसीड कर रही है यानी फिक्स एसेट्स में पैसे लगा रही है, तो वो उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है। और आप लोगों का नॉन जो फाइनेंस कंपनीज है उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट होगी, याद रखोगे ये बात बिल्कुल। अब है कैश, कैश फाइनेंसिंग कंपनी के लिए पढ़ रहे हैं पहले हम। कैश पेड फॉर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। तो ये आप लोगों के फाइनेंसिंग कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड यानी जो स्टॉक है वो जो ट्रेड में है वो आप लोगों का क्या होगा, वो उसके लिए रोज की बात होगी यानी ऑपरेटिंग हो जाएगा, है ना। और जो नॉन फाइनेंसिंग कंपनी है उसके लिए भी जो स्टॉक इन ट्रेड है वो इन्वेस्टिंग नहीं होगी, ठीक है। स्टॉक इन ट्रेड क्या हो जाएगा, नॉन फाइनेंसिंग के लिए भी क्या होगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी जो स्टॉक है ना वो ऑपरेटिंग ही होगी, ठीक है। ऑपरेटिंग होगी यानी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है, ये ऑपरेटिंग है, राइट, ये इन्वेस्टिंग नहीं है। ओके, फिर है आपका थर्ड है, अच्छा इसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बता दो बस आप, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो ये भी इन्वेस्टिंग नहीं है, ये भी यानी इन्वेस्टिंग नहीं है, ठीक है। फिर है रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन, रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन यानी आप लोगों ने जो रीपेमेंट किया है लोन का, यानी जो लोन लिया था उसका रीपेमेंट किया किया गया है, तो फाइनेंसिंग कंपनी के हिसाब से क्या होगा और नॉन फाइनेंसिंग कंपनी के हिसाब से क्या होगा, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, यानी ये ऑपरेटिंग हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये ऑपरेटिंग हो जाएगा इस हिसाब से, है ना, ऑपरेटिंग हो गया। समझ आ रही है मेरी बात, ये भी ये ऑपरेटिंग हो गया। और नॉन फाइनेंसिंग के हिसाब से रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन, ये भी आप लोगों का क्या हो जाएगा, रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन यानी पैसा आया है आप लोगों के पास, तो ये नॉन फाइनेंसिंग के हिसाब से फाइनेंसिंग हो जाएगा। फिर है डिबेंचर परचेज, ठीक है। डिबेंचर परचेज की आप लोगों ने अगर जो फाइनेंसिंग कंपनी है उस हिसाब से अगर डिबेंचर परचेज करे हैं तो ये इन्वेस्टिंग हो गया, ठीक है। और अगर आप लोगों की नॉन फाइनेंसिंग कंपनी है उसने डिबेंचर परचेज करे हैं, उसने डिबेंचर परचेज करे हैं तो ये इन्वेस्टिंग हो गया इसके लिए भी, ठीक है, नॉन फाइनेंसिंग के लिए भी, क्योंकि डिबेंचर परचेज कभी कभी किए जाते हैं, ठीक है। फिर है लोन, लोन एडवांस यानी लोन एडवांस किया है यानी लोन दिया है ऑब्वियसली, तो नॉन फाइनेंसिंग के लिए तो इन्वेस्टमेंट हो गया, उसके बदले में पैसा कमाएगी, ठीक है। और जो फाइनेंसिंग कंपनी है उसके लिए लोन एडवांस किया तो उसके लिए ऑपरेटिंग हो गया, ठीक है, ऑपरेटिंग। और यहाँ पर ये पॉइंट एक बार दोबारा से कर लेते हैं, देखो मैंने ही बोला था फिर इन्वेस्टिंग बता देना, देखो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। देखो कैश प्रोसीड यानी कैश प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स क्या करा है, फिक्स एसेट्स हमारी क्या करी है, कैश प्रोसीड्स यानी कैश आया है फिक्स एसेट्स के सेल से आया है, ठीक है। तो फिक्स एसेट्स का सेल हुआ है कोई सी भी कंपनी है तो हमारी इन्वेस्टिंग हो जाएगी, ठीक है। और आप लोगों का कैश पेड फॉर, कैश पे किया है फॉर स्टॉक इन ट्रेड, ये ऑपरेटिंग हो जाएगा, ठीक है, इसके लिए ऑपरेटिंग हो जाएगा ये, ठीक है। और इसके लिए भी ऑपरेटिंग हो जाएगा, स्टॉक था ट्रेड में वो भी ऑपरेटिंग, राइट। या भी स्टॉक में कुछ भी हो सकता है भाई, ठीक है। अब है रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन यानी रीपेमेंट किया है लोन टेकन का, जो लोन लिया था उसका पेमेंट किया है, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग हो गया फाइनेंसिंग कंपनी के लिए, और नॉन फाइनेंसिंग के लिए ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गई। डिवेंचर परचेज करा है, डिवेंचर परचेज दोनों ही कंपनियों के लिए इन्वेस्टमेंट है। और लोन एडवांस, लोन दिया है तो फाइनेंसिंग कंपनी जो रूटीन में लोन देई का शेयर का इन सब का काम करते तो उनके लिए ऑपरेटिंग हो गया। और लोन एडवांस क्योंकि नॉन फाइनेंसिंग कंपनी का कुछ और काम है, वो मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था बट आप लोगों को समझाने के लिए जरूरी था कि सेम ट्रांजेक्शन फाइनेंसिंग और नॉन फाइनेंसिंग कंपनी के लिए आंसर अलग हो सकता है, बच्चे कई बार इस एंगल से सोचते नहीं है। बस आप लोगों को ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में तीन चीज ध्यान रखनी है कि पहले तो ये देखना है आपने, ये जब एक्टिविटी पूछा जाए ना ये कौन सी एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है, तो आपको सबसे पहले ये देखो फाइनेंसिंग कंपनी के लिए पूछ रहा है या नॉन फाइनेंसिंग के लिए। फाइनेंसिंग कंपनी की क्या डेफिनेशन है, जो रूटीन में शेयर इशू करती है, इंटरेस्ट देती है, लोन देती है, उन सब में डील करती है, ठीक है, पैसे देती है लोगों को उधार पे। नॉन फाइनेंसिंग कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो रूटीन में लोगों को पैसा देना और पैसा लेना उनका मेन काम नहीं होता है, उस हिसाब से सोच के ये चीजें आंसर करनी है। कभी भी आप लोग सीधा इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग देख के आंसर नहीं कर सकते, वो एक तरफा आंसर होगा, आप मे भी तुक्का लगा रहे हो, गलत हो सकता है। पहले कंपनी देखनी है, कंपनी किस टाइप की है, फाइनेंसिंग, नॉन फाइनेंसिंग। बहुत सारे बच्चे जानते होंगे बट मेरे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको इस टॉपिक में बिल्कुल बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, मैं उनके लिए ये करवा रही हूँ, ठीक है। अब है आगे बेटा,
हाँ, फिर वो हम ऑब्जेक्टिव कर रहे थे, ऑब्जेक्टिव के ये कुछ पॉइंट रह गए होंगे, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव के ही कुछ पॉइंट है। डिविडेंड डिसीजन लेने के लिए भी कैश फ्लो जरूरी है कि ठीक है। फिर कैश जो इवेल्युएट मैनेजमेंट डिसीजन के लिए भी, मैनेजमेंट के डिसीजन के लिए भी, और कैश फ्लो के यानी कैश पोजीशन के लिए तो जरूरी भी है, जरूरी ही है ये। आप लोगों को ये रीड आउट कर लेना है, ये समझ में आ जाएगा, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ज्यादा टिपिकल चीजें नहीं है इसमें, ठीक है। लिमिटेशंस में आप लोग क्या क्या पढ़ते हैं? लिमिटेशंस में कहता है कि कैश फ्लो नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स को नहीं लेता, इसलिए बेकार है ये। नो सब्सिट्यूट ऑफ इनकम स्टेटमेंट, ये इनकम स्टेटमेंट का सब्सिट्यूट नहीं है, क्योंकि जो इनकम स्टेटमेंट है उसमें एक्रूअल बेसिस के हिसाब से एंट्री होती है और इसमें कैश बेसिस के हिसाब से एंट्री होती है। नोट सब्सिट्यूट ऑफ बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट का भी सब्सिट्यूट नहीं है, क्योंकि वो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट डू नॉट शो द फाइनेंशियल पोजीशन, ये फाइनेंशियल पोजीशन को नहीं बताता है, जबकि बैलेंस शीट हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट हिस्टोरिकल इन नेचर होता है, जो पिछले हो चुके हैं उस चीज को बताते हैं आप लोग, ठीक है। असेसमेंट ऑफ लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी की जो असेसमेंट है वो भी ढंग से नहीं करता, क्योंकि लिक्विडिटी वो किस हिसाब से देखी जाती है, लिक्विडिटी आप लोगों की किस हिसाब से, यानी आप लोगों का मैं बोल लूँ जो करंट रेशियो है उस हिसाब से चीजें देखी जाती है। करंट रेशियो में आप लोगों के करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी होते हैं ना, इसकी जो लिक्विडिटी है उसके उसमें सोल्वेंसी रेशियो। तो बहुत सारी इसमें ऐसे क्या होता है कि इसमें कैश देखा जाता है ना, तो कोई दूसरी एसेट से देखी जाती है, राइट। तो ये लिक्विडिटी भी अच्छे से नहीं बता पाती है, ये इसकी बुराई कर रहे हैं। एक्यूरेसी का भी कोई बहुत ज्यादा मतलब ये नहीं रहता कि एक्यूरेट होगी। मान लो मैंने वही बोला कि कोई बंदा ने फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल हिसाब से देखा नहीं, कौन सी फॉर्म है उस हिसाब से चीजें बना दी, तो एक्यूरेट भी नहीं होती है, कई बार लैक ऑफ एक्यूरेसी भी होती है। तो ये पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखने हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी ये चीजें। मैंने आप लोगों को एक मतलब एक एक तरीके से कि इसमें पढ़ना क्या है कि ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बस आप लोगों को एक बात याद रखनी है, जो आप लोगों का डिविडेंड पेड होता है ना, यहीं पे लिख लो आप लोग डिविडेंड पेड, और कुछ याद मत करना, बेशक से आगे आएगा वैसे ये टॉपिक, पर फिर भी लिखवा देती हूँ, ठीक है। डिविडेंड पेड इज ऑलवेज financing activity is activity because it is a payment relate to शेयर कैपिटल, ठीक है। इसलिए ये हमेशा डिविडेंड पेड होगा ना, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, ठीक है। चाहे कोई सी भी कंपनी हो आप लोगों की, चाहे कोई सी भी कंपनी हो, वो आप लोगों की डिविडेंड पेड हमेशा किस में आएगा भाई? डिविडेंड पेड हमेशा आप लोगों के फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, ठीक है। आप लोगों को ये बात याद रखनी है, ठीक है। आप लोगों को बहुत अच्छे से मैंने करवाया है, जो कैश फ्लो है, कैश क्या है, कैश इक्विवेलेंट क्या है, ये मैंने बहुत अच्छे से करवा दिया आप लोगों को, ऊपर अपनी स्लाइड में लिखवा भी दिया है। कैश फ्लो स्टेटमेंट डिस्क्लोज क्या कैश इक्विवेलेंट कैलकुलेट एज, कैश इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक्स एंड ड्राफ्ट ऑन हैंड, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इन बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाता है उस हिसाब से। ये मैं ऊपर लिखवा चुकी हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती है? 3 तरह की एक्टिविटीज होती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में। कौन कौन सी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है? फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, ठीक है। इसमें कैश इनफ्लो आउटफ्लो दोनों होते हैं, मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। आप लोगों को देखो, जो फाइनेंशियल कंपनी है उनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी परचेज ऑफ सिक्योरिटीज हो जाएगा, सेल ऑफ सिक्योरिटीज हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन ग्रांटेड हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन हो जाएगा, डिविडेंड ऑन सिक्योरिटीज हो जाएगा, ठीक है। फिर है आप लोगों का सैलरी बोनस अदर एम्प्लॉयज, जो देखो हमेशा याद रखना, सैलरी बोनस और अदर एम्प्लॉयज की जो बेनिफिट पेड किए जाते हैं नए एम्प्लॉयज को, वो हर कंपनी के लिए क्या होगा? ऑपरेटिंग ही होगा, ठीक है। चाहे वो कोई किसी भी तरह की काम है वो हमेशा ही पे किए जाएंगे, तो ये ऑपरेटिंग का पार्ट होता है, ठीक है। फिर इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स रिफंड्स, ये क्या होता है बेटा? इनकम टैक्स रिफंड, ये क्या होगा? ऑपरेटिंग का पार्ट होगा, ठीक है। आप लोगों को समझ आया यहाँ तक? ठीक है, समझ आया होगा मेरे हिसाब से, तो चीजें मैं करवा चुकी हूँ। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जो एक्विजिशन और डिस्पोजल का काम करती है, लॉन्ग टर्म एसेट्स और अदर इन्वेस्टमेंट का, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, ठीक है, परचेज सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, परचेज यानी पैसे कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, वही चीज देखनी है फिक्स एसेट्स में। सेल ऑफ सिक्योरिटीज यानी सिक्योरिटीज सेल कर रही है, बट कौन है? नॉन फाइनेंशियल कंपनी है,
परचेज ऑफ सिक्योरिटी नॉन फाइनेंशियल, और फाइनेंशियल कंपनी के लिए ऑपरेटिंग में चला गया। लोन एंड एडवांस मेड टू थर्ड पार्टी, ये क्या है, जो लोन एंड एडवांसमेंट दिए हैं, यानी क्यों दिए हैं, किसी को पैसे उधार दिए हैं, क्यों, ताकि बदले में इंटरेस्ट ले सके। तो ये नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, पर फाइनेंशियल कंपनी का रूटीन का काम है तो ऑपरेटिंग में चला गया। रीपेमेंट ऑफ लोन और एडवांसेस मेड ऑफ थर्ड पार्टी, रीपेमेंट कर रहा है लोन और एडवांसेस, जो फाइनेंशियल कंपनी है वो रीपेमेंट करेगा ऑपरेटिंग में, और यहाँ पर किसी बंदे ने पैसे लिए थे उसका पेमेंट कर रहा है हमें, तो वो इन्वेस्टिंग का पार्ट हो गया। राइट, मेरे हिसाब से समझ आ रहा होगा, बहुत ज्यादा हार्ड चीज है नहीं यहाँ पर। और मैंने इवन दो आप लोगों को क्या करवा दिया, बीच में क्या करवा दिया, एग्जाम्पल से चीजों को समझा दिया। फाइनेंसिंग में क्या है, चेंज साइज, चेंज द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ओनर्स कैपिटल, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इन अ कंपनी। इसमें क्या करता है, इशू ऑफ शेयर और सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स, इशू ऑफ डिवेंचर, जितने भी होते हैं इसमें। चेंज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, याद रखना बैंक ओवरड्राफ्ट किसका पार्ट है, आप लोगों का फाइनेंसिंग का। कैश क्रेडिट, आप किसी से उधार देते हो वो फाइनेंसिंग का पार्ट है, किसी से पैसा आया और पैसा आप लोगों ने किसी को, यानी बैंक ओवरड्राफ्ट यानी किसी से पैसा ले लिया उधार, तो यानी हमारी कैश इनफ्लो क्या हो गया, बढ़ गया, कैश इनफ्लो यानी बढ़ गया, कैश बढ़ गया, तो यानी ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग का पार्ट है। बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, याद रखना है आप लोगों को कि फाइनेंसिंग का पार्ट है। रिपेमेंट ऑफ बॉन्ड, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये भी किस फाइनेंसिंग का पार्ट है। डिविडेंड ऑन बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर, पेड किया आप लोगों का, किसका पार्ट हो जाएगा, किसका पार्ट हो जाएगा भाई, डिविडेंड का पार्ट हो जाएगा, ओ सॉरी फाइनेंसिंग का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर इंटरेस्ट एंड लोन्स, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, ये किसका पार्ट हो जाएगा, ये लॉन्ग टर्म ही होता है, ठीक है, ये फाइनेंसिंग का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक भी आप लोगों को चीजें, मैं क्योंकि छोटे में चीजों को समझा चुकी हूँ। और एक मिनट भाई, रुक जाओ, इतनी तेज क्यों भाग रहे हैं आप। देखो यहाँ तक मैं करवा चुकी हूँ बहुत अच्छे से, इस वजह से मैं थोड़ा स्पीडली बोल दिया, आप लोगों को कर लिया। आप ट्रांजेक्शन आर नॉट रिगार्डेड एज कैश फ्लो, कैश फ्लो में नहीं आती, मैं बता चुकी हूँ ऊपर ही। नॉन कैश ट्रांजेक्शन जो क्रेडिट में होती है वो सारे कंसिडर्ड, जैसे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कैश में नहीं होता, अमोर्टाइजेशन कैश में नहीं होता, इशू ऑफ बोनस शेयर, आप लोगों के कोई बोनस शेयर के प्रति पैसे नहीं लिए जाते, इसलिए नॉन कैश ट्रांजेक्शन नो फ्लो हो जाएगा, इन दोनों में नो फ्लो, ये मैं ऊपर बता चुकी हूँ आप लोगों को, लिखवा चुकी हूँ ट्रांजेक्शन को। टाइप ऑफ बिजनेस, इम्पैक्ट ऑफ कैश फ्लो, कौन से बिजनेस पे, फाइनेंसिंग एंटरप्राइजेस, ठीक है, बेसिकली एडवांसिंग लोन बता चुकी है, नॉन फाइनेंशियल, फाइनेंशियल, ठीक है। अब है ये एक चार्ट है, और यहाँ पर आज की वीडियो मैं खत्म करती हूँ, फिर नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को करवाया जाएगा। देखो ये एक चार्ट है जो आप लोगों को बता रहा है कि डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड आप लोगों का, चाहे कोई सी भी नॉन फाइनेंशियल कंपनी है या फाइनेंशियल है, ट्रेडिंग या नॉन फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल है या ट्रेडिंग वाली है या नॉन फाइनेंशियल है, तो आप लोगों का डिविडेंड पेड ऑलवेज किस में आता है, फाइनेंशिंग एक्टिविटी में आता है। क्यों, क्योंकि पेड ऑन कैपिटल राइज फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, ठीक है, इस वजह से। इंटरेस्ट पेड, अगर आपने इंटरेस्ट पेड किया है, नॉन ट्रेडिंग कंपनी है यानी नॉन फाइनेंसिंग कंपनी है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, अगर फाइनेंसिंग कंपनी है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। डिविडेंड रिसीव करा है तो नॉन फाइनेंसिंग कंपनी है आप लोगों की, नॉन फाइनेंसिंग कंपनी है तो इन्वेस्टिंग में, फाइनेंसिंग कंपनी है तो ऑपरेटिंग में। इंटरेस्ट रिसीव करा है नॉन फाइनेंसिंग कंपनी इन्वेस्टिंग में, और फाइनेंसिंग कंपनी है तो ऑपरेटिंग में। यहां से क्वेश्चन आता है, ये चार्ट मैंने यूं का यूं आप लोगों को दे दिया है, प्लीज रिपीट इट, प्लीज रिवाइज इट, प्लीज इससे रिलेटेड क्वेश्चन करना। आप लोगों के मोस्ट प्रोबेबली यहाँ तक के, यानी पीजीटी लेवल एग्जाम में ज्यादातर अगर आपके 10 बार क्वेश्चन आए हैं तो 8 से 9 बार क्वेश्चन यही तक के मैटर में से आ गए हैं, ठीक है। यानी ये बेसिक करवा दिया, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या आता है क्या नहीं आता है, ये सारा कैश इक्विवेलेंट, कैश में ये कब इनफ्लो होता है, कब आउटफ्लो होता है, और कब नो फ्लो होता है, मैंने यहाँ तक आप लोगों को पूरा कंप्लीट अच्छे से करवा दिया है बच्चों, ठीक है। इसके बाद हम सेकंड पार्ट में चीजें करेंगे थोड़ी एडवांस लेवल पर, या थोड़े एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, ठीक है, बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है, ठीक है, करेंगे ना भाई। यहाँ तक भी ये चीजें हो चुकी हैं। आगे हम कैश फ्लो का, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट के न्यूमेरिकल्स के लिए आप लोगों का पूरा फॉर्मेट को समझेंगे, तो न्यूमेरिकल जो इससे ऊपर के आते हैं, जो न्यूमेरिकल्स आते हैं आप लोगों के, उनको समझेंगे। और फिर नेक्स्ट वीडियो में यानी पार्ट थर्ड में मैं आप लोगों को कराऊंगी सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू, थ्योरी बेस्ड एमसीक्यू, यानी पार्ट 2 में हम पूरे फॉर्मेट को समझने वाले हैं, ठीक है। फॉर्मेट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं उसको समझने वाले हैं,
और पार्ट थर्ड में हम लोग क्या करने वाले हैं, पार्ट थर्ड में सिर्फ और सिर्फ हम PYQs सोल्व करने वाले हैं। आप लोग मेरे PGT कोर्स के बच्चे हो, आप लोग अभी तक परेशान थे थोड़े बहुत, ठीक है, बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था, तो आप कमर कस लीजिए, बिकॉज आप लोगों के कई एग्जाम आ रहे हैं और मैं वन शॉट में आप लोगों की, वन शॉट इन द सेंस यानी ज्यादा से ज्यादा बेटा एक वीडियो में तो नहीं, बिकॉज मेरी भी कैपेसिटी है। और दूसरी बात ये है कि मैं जब स्पीडली चीजें कराऊंगी ना, यानी एक दिन में करवाने की सोचूंगी, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज छूट जाएगा, बिकॉज सबकी बोलने की कैपेसिटी होती है, पूरा मतलब दिन पढ़ाते थोड़ा सा हो जाता है। तो ये ना आप लोगों को क्या होगा, पार्ट मतलब एक टॉपिक को मैं ज्यादा से ज्यादा 3 पार्ट बनवाऊंगी, उस पार्ट में खत्म कर दूंगी, ठीक है। यानी आप लोगों को अब कॉमर्स के पोर्शन के लिए कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ करवाया जाएगा, ठीक है। जो भी बच्चे मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अच्छे से देखें इस वीडियो को। और कैश फ्लो स्टेटमेंट का ये पार्ट फर्स्ट है। पार्ट फर्स्ट में मैंने आप लोगों को काफी चीजें कराई है, उसको रिवाइज करें, उससे रिलेटेड MCQ करें, काफी आप लोगों के MCQ कवर हो जाएंगे। और कुछ जो पार्ट सेकंड आएगा वो फॉर्मेट से रिलेटेड, और जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आज तक के बने हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, उन सबको मैं पार्ट थर्ड में कवर करवाऊंगी, राइट। ठीक है स्टूडेंट, ये आप लोगों की वीडियो बहुत यूजफुल रहेगी बच्चा, और बहुत मेहनत लगती है कंटेंट में। अच्छे से वीडियो को पढ़ें, करें, और बने रहें मेरे चैनल पर। और PGT एग्जाम्स या कॉमर्स के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए वीडियो आती रहेगी रेगुलर बेसिस पे। आप लोग बताइए मुझे कि किसी टॉपिक पे या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आप वीडियोस चाहते हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो को। मिलते हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।